हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश। अपन पदार्थ का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। तो कहानी थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं अपन। देखिए, जैसे मान लीजिए एक ठोस है, कोई आपका ठोस है, ठीक। अब इसको द्रव बनाना कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे एक ठोस है आपका, इसको द्रव बनाना तो कैसे बनाते हैं। जैसे आपका एक बर्फ़ का टुकड़ा ले लें, ये आपका बर्फ़ है, इसको हम गर्म करें, ऊपर से गर्म करें, इसको हीट करें, तो ये जो बर्फ़ का टुकड़ा है आपका, ये द्रव में बदल जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, ये पानी। पानी क्या है आपका, द्रव। समझ में आ रहा है। तो यदि हम ठोस को ताप दें तो ये बन जाता है आपका काय में, द्रव में बदल जाएगा, द्रव में। जब ठोस द्रव में बदलता है तो इसको बोलते हैं हम गलन, ठीक। देखिए ये गल गया ना, तो बन गया पानी। अब उल्टा देखते हैं अपन। देखिए जैसे आपका द्रव है, उसका ताप कम करें। देखिए ताप कम करेंगे तब कहीं आपका बनेगा वो ठोस। जैसे कि ये आपका पानी है, पानी भरा हुआ है, मान लीजिए ग्लास रख लेते हैं अपन, एक पानी भरा हुआ है इसमें, और इसको रख लेते हैं अपन फ्रिज में। तो आप और इसको देखिए, जो फ्रिज होता है वो एकदम ठंडा होता है, उसका तापमान कम होते जाता है, कम होते जाता है, कम करते जाएगा, करते जाएगा, तो वो बन जाएगा आपका, देखिए ये आपका बन जाएगा बर्फ़, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, देखिए ये बन गया ना द्रव से। क्या यहाँ पे हम ताप क्या कर रहे हैं, ताप कर रहे हैं कम। तो जो आपका द्रव है, द्रव वो बदल रहा है क्या में, ठोस में बदल रहा है। देखिए बर्फ़ क्या है आपका, ठोस, और जो पानी था वो क्या है आपका, द्रव। तो द्रव से हम बदल रहे हैं उसको क्या में, बर्फ़ में। बर्फ़ में मतलब कि आप बदल रहे हैं इसको द्रव से क्या में, ठोस में। अब इसको क्या बोलते हैं हम, देखिए ताप कम करेंगे तो द्रव से बदलेगा ठोस में, ताप बढ़ाएंगे तो ठोस से बदलेगा क्या में, द्रव में। इसको रटने वाली चीज़ नहीं है, आप इसी एग्जाम्पल को आप दिमाग में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अपन। तो इसको हम बोलते क्या है, ध्यान से देखिएगा। जब हम द्रव से ठोस में बनाते हैं तो इसको बोलते हैं हिमांक। क्या बोलते हैं, हिमांक। देखिए हिम बन गया ना, हिम मतलब क्या होता है, बर्फ़। द्रव से जब देखिए द्रव बन गया बर्फ़ में, तो बर्फ़ को ही बोलते हैं हिम। तो हिमांक इसको बोलते हैं हम, हिमांक। अब हम बात करें थोड़ा सा गैस में, ठीक। देखिए जब द्रव बदलेगा गैस में तो इसको क्या बोलते हैं, और ये बदलेगा कैसे। जैसे कि मान लीजिए ये आपका था एक बर्फ़ का टुकड़ा, इसको आप कटोरी में रखे हुए थे, तो एक कटोरी बन गया क्या, द्रव। अब इसको और हीट कर रहे हैं अपन, तो ये वाष्प बन के ऊपर उड़ने लगेगा कि नहीं। तो पहले क्या था ठोस, फिर हमने ताप दिया तो और बन गया क्या, द्रव, और फिर हमने गर्म किया तो क्या बन गया, ये गैस। तो देखिए जैसे ही आप द्रव को गैस में यदि बदलना चाहते हैं तो इसको देना पड़ेगा ताप। जैसे ही हमने ताप दिया तो ये बन गया आपका क्या, गैस। तो इसको क्या बोलते हैं, जब हम द्रव से द्रव से गैस में बदले तो इसको क्या बोलते हैं हम, तो इसको बोलते हैं हम वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण, ठीक। इसको बोलते हैं वाष्पीकरण। अब कहानी आगे बढ़ाते हैं अपन। अब देखिए ऐसा भी तो होगा कि जब हम देखिए जैसे द्रव बदल रहा है क्या में, गैस में, तो अब गैस से बदले अपन द्रव में, तो कैसे बनेगा। तो एक काम करते हैं अपन, ध्यान से देखिएगा। ये जो गरम गरम वायु है, आपने देखा होगा, ये जो गरम गरम वायु है, ऊपर ऐसे प्लेट लगा लीजिए। जैसे ही गरम गरम वायु आपकी यहाँ पे जाएगी, जैसे जैसे ऊपर जाएगी वैसे वैसे वो ठंडी होती जाएगी। ठंडी होने के बाद यहाँ पे आपकी जो ये वाष्प है, ये देखिए पानी की बूंद का रूप धारण करके फिर से नीचे गिरने लगेगी। ऐसा होता है कि नहीं, आपने घर में देखा होगा, अपने घरों में। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका द्रव कायम बदल रहा है। अब गैस कायम बदल रहा है। जो ये आपका गैस है वो फिर से बदल रहा है काय में, द्रव में। तो इस कहानी को क्या बोलते हैं, देखिए ये बन रहा है ना, देखिए ताप कम का हो जगह ताप, जैसे इसका गैस का कम हुआ तो ये बन गया काय में, द्रव में। तो उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम संघनन। क्या बोलते हैं, जब गैस आपका द्रव में बदले तो इसको बोलते हैं हम संघनन। क्या बोलते हैं, संघनन, ठीक। अब हम बात करें जब ठोस बदलता है, ध्यान से देखना, डायरेक्ट गैस में। जैसे कि आपने देखा होगा एक कपूर देखे, तो ये कपूर जो होता है आपका, यदि आप इसका ताप यदि बढ़ा, ये ताप बढ़ने के बाद जो है, यदि मान लीजिए कपूर रखा हुआ है, ये ताप सीधे गैस में बन जाएगा, गैस का रूप धारण कर लेगा। गैस का रूप धारण किया और ये सीधे गैस बन जाएगा, ठोस से सीधे क्या बन जाता है आपका, गैस। तो इसको क्या बोलते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, इसको बोलते हैं अपन ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन, ठीक। अब हम बात करें, ध्यान से देखना,
जैसे गैस है, गैस बदलना है हमको डायरेक्ट ठोस में, तो कैसे होगा, इसको क्या बोलते हैं हम, तो इसको भी बोलते हैं हम ऊर्ध्वपातन, मतलब दोनों ही कंडीशन में इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। समझ में आया ये पेपर में आता है आपके। अब कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ाते हैं अपन इसको, ठीक। चलिए बिठा लेते हैं अब इसको। अच्छा हमने भैया डस्टर बनाया, कैसा लग रहा है आपको? यदि अच्छा लग रहा हो ताका लगन दो। अब हम बात करें जो आपका वाष्पीकरण है, वाष्पीकरण जो है, ध्यान से देखिएगा, ये एक साइड डाल लेते हैं इसको, वाष्पीकरण, ठीक, वाष्पीकरण। और ये इसके यहाँ पे रख लेते हैं अपन, यहाँ पे कारक। अच्छा कारक क्या होते हैं, पहले तो दिमाग में आया क्वेश्चन, ये कारक क्या है। देखिए कारक क्या है, कारक होता है जैसे कि एक लड़का है, ये कारक का मतलब जान ले, फिर कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं अपन। देखिए एक एक शब्द का मीनिंग पता होगा तब तो हम जान पाएंगे ना पूरी कहानी। तो पहले हम कारक का मतलब समझें, फिर इसके बाद थोड़ी सा आगे बढ़ें। जैसे मान लीजिए ये लड़का है, अब ये लड़का है, ये पूरा का पूरा फ्री नहीं है, देखना किस पे डिपेंड है। जैसे देखिए खाने के मामले में, जैसे कमाने पैसा वैसा चाहिए इसको, तो किस लेगा, ये पापा से अपने, ये इसका होगा थोड़ा मोटा सा है पापा, ये इसका पापा हो गया, ठीक। गर्दन पतली है, मुंह छोटा है, पेट बड़ा है थोड़ा सा, खाऊ इंसान है थोड़ा सा। उसके बाद पैसा है, तो ये देखिए जो ये लड़का है किस पर आश्रित है पैसा में, तो ये आश्रित है किस पे, पापा पे। तो पापा जो हुए इस लड़के के लिए हुए कारक, समझ में आ रहा है, मतलब ये जिस पर निर्भर करे उसको बोलते हैं कारक। समझ में आ रहा है। जैसे कोई भी चीज़ है, मैं किस पर निर्भर हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मैं इस मार्कर पर निर्भर हूँ, ये मार्कर नहीं हो तो नहीं पढ़ा पाऊँगा, लिख नहीं पाऊँगा, और ये बोर्ड ना हो तो शायद मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा, मुँह ना हो तो मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा, मतलब ये सब मेरे कारक हैं, ठीक। जिस पर मैं निर्भर हूँ वो सब मेरे कारक है। तो ध्यान से देखिएगा, कहानी को आगे बढ़ाते अपन। अब हम बात करें, शुरुआत करें, जैसे तापमान है आपका। देखिए वाष्पीकरण जो है ये काय पे निर्भर करता है, ध्यान से देखिएगा, समझना, लॉजिक वाली बातें हैं यहाँ पे। जैसे हम बात करें, पहला होता है, इसका पहला कारक है तापमान। क्या है? तापमान। समझ में आया? अच्छा ये तापमान तो पता होगा ना भैया, बचपन से पढ़ते चले आ रहे होंगे तापमान। जैसे कि आज का तापमान बहुत ज़्यादा, मेरे को गर्मी लग रही है, ठीक। तो ये तापमान, ध्यान से देखिएगा, यदि हम तापमान बढ़ाते हैं तो वाष्पीकरण में क्या प्रभाव पड़ता है, ध्यान से देखिएगा। जो वाष्पीकरण में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जो वाष्पीकरण है वो ज़्यादा होगा। अच्छा मुंडी ऊपर को करें ना तो ज़्यादा या अधिक, और नीचे को करें ना तो समझ जाइएगा कम की बात हो रही। समझ में आ रहा है? ये नोट करके रख लीजिए, तो आपका शॉर्ट नोट्स बनेगा। तो ये समझ में आया आपको? देखिए तापमान यदि हम बढ़ाते हैं तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। अब दिमाग में क्वेश्चन आया कैसे, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे कि मान लीजिए एक आप बर्तन लेते हैं, इसमें भरते हैं पानी और नीचे से इसको गर्म करते हैं। ये लीजिए हम गर्म कर रहे हैं इसको, और नीचे से हमने एक बर्नर लगाया, इस बर्नर के द्वारा हम इसको गर्म कर रहे हैं। ये निकल रही है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से ये आग निकल रही है, इसको ये हम इसको गर्म कर रहे हैं। तो देखिए जैसे जैसे हम इसका तापमान बढ़ाएंगे ना, वैसे वैसे यहाँ से भाप निकलना ज़्यादा निकलेगी भाप। जैसे तापमान बढ़ेगा भाप ज़्यादा निकलेगी। समझ में आ रहा है? भाप मतलब वही तो है वाष्पीकरण, ठीक। गैस में बदल रहा है, गैस में बदलना ही, द्रव का गैस में बदलना ही तो कहलाता है आपका वाष्पीकरण। पीछे आप देख चुके हैं, ठीक। दिमाग लगाइए, यदि हम इसका तापमान बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण का मान बढ़ेगा, ठीक। देखिए तापमान बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण का मान बढ़ेगा। क्लियर? अब हम बात करें दूसरा जो पॉइंट है उसकी बात कर ले, ठीक। अब हम बात करें वायु की, यानी कि हवा की। यदि हवा ज़्यादा हो तो वाष्पीकरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये बढ़ेगा। ध्यान से देखना, यदि आपका हवा ज़्यादा है तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। ध्यान से देखना कैसे। जैसे कि हम बात करें, एक हमने कप लिया, ये हमारा कप है, इसमें भरी हुई है चाय। अब ध्यान से देखना, हवा बिल्कुल शून्य है, एक भी नहीं चल रही, तो जो आपका एक कप में भरी हुई चाय है ये देर तक गर्म होगी। ध्यान से देखना, ये देर तक गर्म होगी, बस सॉरी, देर तक गर्म रही आएगी, मतलब कि यहाँ से ध्यान से देखना, ये जो वाष्प है कम निकलेगी। और जैसे ही यहाँ से देखिए वायु आपकी चलना चालू हुई, यहाँ पंखा आपने लगा दिया, मान लीजिए पंखा लग गया, ये आपका पंखा हो गया, मान लीजिए पंखा है, यहाँ से ये चलना चालू हुआ, तो ये जो ये पंखा से हवा जा रही है,
इसकी हवा देख रही है, वाष्प बन के जल्दी उड़ेगा कि नहीं। तो ध्यान से देखना, ये जो आपका द्रव है वो गैस में ज़्यादा बदल रहा है नहीं कि नहीं, और ज़्यादा बदलना ही तो गैस का द्रव में बदलना है तो कहलाता है आपका वाष्पीकरण। तो दिमाग लगाइए, यदि वायु ज़्यादा है तो आपका वाष्पीकरण भी ज़्यादा होगा। ठीक, अब कहानी चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। क्लियर, सब साफ समझ में आ रहा है। अच्छा, जो भी आपके क्वेश्चन दिमाग में आ रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स पर अपना कमेंट क्वेश्चन को लिखिएगा और भेजिएगा, हम ज़रूर देखेंगे आपके कमेंट को। आगे चलते अपन। ठीक, अब हम बात करें, ध्यान से देखना, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, दोनों क्लियर हो गए आपके। तीसरा हम देखते हैं द्रव की सतह। द्रव की सतह, यदि ध्यान से देखना, द्रव की सतह यदि हम बढ़ा दें तो वाष्पीकरण का मान बढ़ेगा घटेगा, क्या होगा, वाष्पीकरण ज़्यादा होगा कम होगा, क्या होगा, तो वही इसमें भी आपका बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा। अब दिमाग में क्वेश्चन आया कैसे, तो ध्यान से देखना, जैसे कि एक कप लिया हमने, ये कप है हमारा और इसमें भरी हुई है चाय, ये कप है आपका, इसमें भरी हुई है आपकी चाय। तो गौर से देखना, पहले इसकी जो सतह थी, द्रव की सतह, वो कितनी थी, केवल जो वायु के संपर्क में आ रही थी, केवल इतनी छोटी, एकदम छोटी है ना। आप क्या करते हैं, इसी को हम एक बड़ी सी प्लेट में डाल लेते हैं। ये चाय पूरी हमने यहाँ से उठाई और पूरी की पूरी इसमें डाल दी, मतलब चाय आपकी बढ़ चुकी है इस वाली प्लेट में। तो दिमाग लगाइए, ठंडा किस में होगा, किस में ज़्यादा भाप निकलेगी, इसमें कि इसमें, इस वाले में, कि नहीं, जल्दी जल्दी ठंडा हो जाएगा, आपको वाष्प बन के बाहर निकलेगा। तो ऐसे में वाष्प ज़्यादा निकल रही है कि ऐसे में वाष्प ज़्यादा निकलेगी, दिमाग लगाइए, ऐसे में ज़्यादा निकलेगी। तो ध्यान से देखना, इस वाले में ज़्यादा निकलेगी, क्यों, क्योंकि ऐसे में सतह बढ़ चुकी है, द्रव की जो सतह है आपकी संपर्क में वायु की ज़्यादा आ रही है। तो यदि हम देखिए द्रव की सतह को यदि हम बढ़ाते हैं तो वाष्पीकरण का भी मान क्या होता है, बढ़ता है। अब और आगे चलते हैं, ध्यान से देखना, जो चौथा पॉइंट है वो देखते हैं पर आर्द्रता। आर्द्रता, सही लिखे थे हम, आर्द्रता। अब दिमाग में क्वेश्चन आया कि ये आर्द्रता होता क्या है। तो आपने देखा होगा किस टाइम होता है, जैसे कि बरसात के टाइम आपने देखा होगा कि जो जैसे पानी गिर रहा है, पानी गिरने के बाद अचानक से धूप निकल आई। ठीक, धूप निकलने के बाद क्या होगा, यहाँ पे आपकी जो वाष्प है, ये थोड़ा थोड़ा बादल भी किए हुए है, तो आपका जो वाष्प है, ये पानी द्रव आपका वाष्प बन के ऊपर जाएगा और वायुमंडल में वाष्प की मात्रा बढ़ जाती है, ज़्यादा हो गई, मतलब कि आपको गीला गीला महसूस होने लगता है कि नहीं। उस टाइम पे आपने देखा होगा बरसात के टाइम पे ज़्यादातर हमको देखने को मिलता है। ध्यान से देखिएगा, तो यदि आपका वाष्प ज़्यादा निकलने लगी वायुमंडल में, यदि वाष्प की मात्रा ज़्यादा हो गई तो हम बोलते हैं कि आर्द्रता है। यदि ज़्यादा है वाष्प की मात्रा, हम बोलेंगे कि आर्द्रता ज़्यादा है। तो दिमाग लगाइए, हम इसको हटा लें, तो दिमाग लगाइए, सोचिए, अब उसी चीज़ को आप फील करिएगा थोड़ा सा। यदि आर्द्रता का मान ज़्यादा है, वो मतलब समझ रहे, वायुमंडल में यदि वायु जल के अणु ज़्यादा हैं तो फिर आपका जो वाष्पीकरण होगा वो कम होगा कि ज़्यादा, तो इस बस कहानी में आपका कम होता है। अब दिमाग में क्वेश्चन आया कैसे, देखिए आपका जैसे मान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपके ये अणु रखे हुए हैं, या मान लीजिए ये 1 2 3 4 5 आदमी खड़े हुए, ठीक। अब एक चौथा छठवां आदमी जाता है, यहाँ से छोटा सा ले लेते हैं अपन, छोटा सा एक आदमी गया, उसको भी यहाँ पे खड़ा होना, तो क्या खड़ा हो पाएगा, बिल्कुल खड़ा हो जाएगा, ये बाजू में जाएगा इसके, यहाँ पे खड़ा हो जाएगा। एक और छोटे से अणु को लेके जाते हैं, यहाँ पे खड़ा हो जाएगा, ठीक। लेकिन और अणु भेजेंगे, क्या अब ये यहाँ पे खड़ा हो पाएगा, नहीं भैया, यहाँ नीचे होगा। मतलब दिमाग लगाइए, यदि ये जाके अणु अब यहाँ से टकराते 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 टकराते, मतलब ये जो आपके आदमी है ये टकराते टकराते मतलब आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, आगे वाली लाइन पे लग ही नहीं पाएंगे। सेम ऐसी कहानी होती है आपकी, जैसे वायुमंडल में आपका पहले से वाष्प है, जल के अणु है, अब नीचे से भी जा रहा है ऊपर, तो पहले से वहाँ पे हैं, अब और नहीं जा पाएगा क्योंकि वहाँ जगह भरी हुई है। तो दिमाग लगाइए, यदि आर्द्रता ज़्यादा है, मतलब कि आपका जो वायुमंडल है उसमें आपका पानी के अणु, जल के अणुओं की संख्या ज़्यादा है। यदि जल के अणुओं की संख्या पहले से ज़्यादा है तो क्या नए अणु जा पाएंगे वहाँ, नहीं, क्योंकि भीड़ लगी हुई है पहले से। तो इसलिए यहाँ पे जो आपका वाष्पीकरण होगा वो कम होगा। समझ में आया, ठीक, धन्यवाद। तो अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अपन इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक, ओके। तो इसको हटा लेते हैं अपन।
अब थोड़ा सा देखें भैया, ये पेपर में आता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊर्ध्वपाती पदार्थ। ये ऊर्ध्वपाती पदार्थ ये होता क्या है, ध्यान से देखना। ऊर्ध्वपाती तो हमको पता है कि जो डायरेक्ट ठोस से बदल जाएगा में द्रव में, उसको बोलते हैं हम ऊर्ध्वपाती। सॉरी, ठोस से बदल जाएगा में गैस में, ठोस काय में बदल जाए, डायरेक्ट द्रव में ना बदले, सीधे गाय में बदल जाए, गैस बन जाए, उसको बोलते हैं हम ऊर्ध्वपाती। जैसे कि आपका वही चीज़ हम देखने वाले हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं हम ऊर्ध्वपाती पदार्थ, जो डायरेक्ट बदले ठोस से गैस में। जैसे कि हम बात करें, इनमें पेपर में आता भैया, ऊर्ध्वपाती पदार्थ में निम्न में से है, तो एक होता है आपका आयोडीन, ठीक। दूसरा देखें अपन कपूर, ठीक। पहला आयोडीन, दूसरा कपूर, और तीसरा है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ठीक। और एक है आपका नेप्था लिखा हुआ भी है, नेप्थलीन। ये आपके ऊर्ध्वपाती पदार्थ हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक। ये डायरेक्ट आपके काय में बदलते हैं, ठोस से काय में बदलेंगे गैस में। ओके, आगे चलते अपन, ध्यान से देखिएगा। अब देखना, जैसे पदार्थ में अवस्था का परिवर्तन करवाना। देखिए, जैसे कि हम बात करें, ठोस था, ठोस बदल गया काय में गैस में, सॉरी द्रव में, फिर बदलता है वो काय में गैस में। कब? जब हम ताप बढ़ाते हैं। ध्यान से देखना, ठोस बदलता है, यदि हमने ताप बढ़ाया, ताप को हमने बढ़ाया, तो ठोस बदल जाएगा काय में गैस में, द्रव में, और द्रव बदल जाएगा काय में गैस में। जैसे कि एक बर्फ़ का टुकड़ा है, ये बन जाएगा फिर पानी, यदि हमने ताप बढ़ाया, और यदि ज़्यादा गर्म किया तो ये बन जाएगा आपका वाष्प, गैस बन जाएगा कि नहीं। ये समझ में आया आपको? तो ध्यान से देखिएगा, जैसे हमको पता करना है, इसको आप हटा दें, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप इसको लिख लीजिए, हटा देते हैं अपने। तो ध्यान से देखिएगा, आगे चलते हैं, अपन कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हम देखने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, जैसे पदार्थ है, कोई भी पदार्थ लिखा हुआ भैया, पदार्थ का अवस्था परिवर्तन। हमको पता करना कि जो पदार्थ है उसका अवस्था में परिवर्तन, पदार्थ का अवस्था में परिवर्तन किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, तो वही देखने वाले हैं। देखिए, जो आपका पदार्थ है उसकी अवस्था में यदि हमको परिवर्तन करना, तो किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, कैसे हम, किन के द्वारा हम पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ध्यान से देखना, पहला होता है आपका तापमान में परिवर्तन करके। अभी देखिए ना, परिवर्तन करके। दूसरा, ध्यान से देखिएगा, दूसरा होता है दाब में परिवर्तन करके। अब ताप में परिवर्तन करके कैसे? तो जैसे कि मान लीजिए आपका ये बर्फ़ है, इसमें गर्म किया तो ये बन जाएगा आपका द्रव, कुछ देर बाद बन जाएगा आपका गैस, ठीक। हो रहा है ना अवस्था में परिवर्तन, पहले ठोस था, फिर द्रव था, फिर बन गया क्या? गैस। पहले क्या था आपका? ठोस, फिर बना आपका द्रव, फिर बना आपका गैस। अब जैसे मेरे को ताप में परिवर्तन का मतलब होता है बढ़ाना या घटाना। चलिए, मैंने बढ़ाया तो ये हो गया, अब चलिए घटा के देखते हैं, जो गैस था वो बन जाएगा द्रव, और कम किया तो ये बन जाएगा क्या? ठोस, ठीक। अब आगे चलते हैं अपन, ध्यान से देखिएगा, दाब में परिवर्तन कैसे, ये कहानी समझ में नहीं आई कि दाब में परिवर्तन करके कैसे अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे आपने देखा होगा, एक सिलेंडर है आपका, ये आप ले लीजिए, आपका सिलेंडर बन गया। आप इसको खोल के, ये वाला ऊपर का वाला ढक्कन खोल के, आप इसमें जब गैस भरते हैं तो आपका ये द्रव पहले आपका गैस है, जब इसको आप दबा दबा के अंदर डालते हैं इसको, तो क्या होता है? ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये हम डायरेक्ट नहीं ऐसे भर सकते कि आप डायरेक्ट सोचें कि मैं ऐसे डायरेक्ट भर दूँ। इसमें कंडीशन होती है, देखना कौन सी है। पहली कंडीशन तो ये, यहाँ का जो तापमान है, तापमान वो होना चाहिए कम, और दाब होना चाहिए क्या?
ज़्यादा। देखिए तापमान कम है। देखिए आपको पता है ना, जैसे गर्मी हो तो गर्मी के से जो वायु होती है, वायु के कण दूर दूर भागने लगते हैं। अब आपको लग रहा होगा कैसे? तो जैसे कि हम बात करें, ये आपका एक पहिया है, ट्यूब है, ट्यूब, ये लीजिए भैया, ट्यूब बन गया, इसके अंदर भरी हुई है गैस। ये आपका एक ट्यूब है, इसमें भर दी हमने गैस, अंदर भरी हुई है हवा। तो आपने देखा होगा गर्मियों के टाइम पे ट्यूब ज़्यादा फटते हैं, साइकिल के, मोटरसाइकिल के फटते हैं कि नहीं ये ट्यूब टायर? क्यों पता है? क्योंकि इसके अणु जो होते हैं वो विस्तार करने लगते हैं, दूर भागने लगते हैं, उनमें दूरियां हो जाती हैं, उनके बीच का जो बॉन्ड बल है वो कम होने लगता है। जैसे ही आपका ये बल कम हुआ तो जो आपके अणु पहले पास पास में थे वो हुए दूर, जैसे दूर हुए तो एकदम से ब्लास्ट हो गया, फट गया, गैस बाहर निकल गई। और अंदर की जो भी गैस है वो भी आपके अंदर की गैस क्या होने लगेगी? विस्तार करने लगती है। वैसे तो जो आपका ट्यूब होता है वो ऊष्मा का कुचालक होता है, ताकि ऊष्मा का आदान प्रदान ना हो, नहीं तो अंदर की गैस का विस्तार होगा ना तो वो तो फट जाएगा। ठीक, तो इसे हम ऊष्मा का कुचालक वाली चीज़ों को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक, ये समझ में आ रहा है थोड़ा सा? तो ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करते हैं, दाब हमने बढ़ाया, दाब यहाँ से दाब को दबा दबा के हम गैस भर रहे, और तापमान यहाँ का रखा क्या, कम। तो हम इसमें आप भर देते हैं क्या, गैस। और जैसे ही आप गैस भरने के बाद आप सिलेंडर उठाते हैं, तो ऐसे उठाने के बाद आप थोड़ा सा देखिएगा, आपको लगेगा जैसे इसमें पानी भरा हो। क्या भरा हो? द्रव। अरे भैया, तो जो ये आपकी गैस थी ना, वही गैस बन चुकी है क्या, द्रव। समझ में आ रहा है? जो आपकी गैस थी वो क्या बन चुकी है अब, द्रव, द्रव का रूप धारण कर चुकी है। तो कहानी आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे दाब में परिवर्तन करके आप अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए बन गया ना गैस से द्रव। ठीक, देखिए और ज़्यादा दबाएंगे ना तो जो आपका द्रव है वो बन जाएगा आपका ठोस। अब सोचेंगे आप ये आसानी से बन जाएगा क्या? नहीं भैया, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो अपन कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। ठीक, ये आप नोट कर लीजिए। यानी कि जो आपको पदार्थ का अवस्था में परिवर्तन करना है तो कैसे कैसे कर सकते हैं। तो पहला अपन कर सकते हैं तापमान में परिवर्तन करके, दूसरा हम दाब में परिवर्तन करके अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक, हटाते हैं अपन इसको। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लिख लीजिए, हटा लेते हैं अपन इसको। तो देखिए भैया, हमने जो पदार्थ है आपके भौतिक अवस्था वाले 3 देख लिए हैं। एक तो देख लिया हमने ठोस, दूसरा देख लिया हमने गैस, और तीसरा देख लिया हमने द्रव। ठोस, द्रव, गैस, ये 3 देख चुके हैं। अभी हमने अन्य में 2 और पढ़े थे, याद करो, वो जो हमने सारणी वो ट्री टाइप की बनाई थी, वहाँ पे 2 अन्य और थे। एक तो था प्लाज्मा। क्या था? प्लाज्मा। एक था आपका प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के बारे में जानते हैं, चौथी अवस्था है आपकी। ठीक, तो हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक वैज्ञानिक थे, हाँ ये बात हुई है 1879 की, 1879 की बात है भैया, 1879 की। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सर विलियम क्रोक। सर विलियम क्रोक। ठीक, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सर विलियम क्रोक। तो जैसे कि अभी देखिए, इनकी कहानी सुनाने से पहले एक बात थोड़ा सा नोट करिएगा दिमाग में। जैसे कि आप अभी यूट्यूब या फिर कहीं भी कुछ रील्स वगैरह देखते होंगे, तो कोई भी चीज़ ट्रेंड में चलती है। ट्रेंड में कैसे? जैसे कि कोई भी गाना है, आप याद करिए, जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा हो। ठीक, जैसे कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला था। इसमें बहुत सारे लोग इसमें वीडियो बना रहे थे, देखा होगा आपने। तो क्या हुआ, ये एक वैज्ञानिक थे सर विलियम क्रोक। इनने क्या किया, उस टाइम पे ट्रेंड चल रहा था, देखना क्या ट्रेंड। एक नली थी, विसर्जन नली। ठीक, विसर्जन नली का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। जो अंदर की ये कांच की नली होती है, इसके अंदर की जितनी भी वायु है उसको हम वैक्यूम पंप द्वारा या निर्वात पंप द्वारा हम इससे वायु को बाहर निकाल लेते हैं।
तो यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे बन जाता है निर्वात। ठीक, जैसे हमने यहाँ से वायु बाहर निकाली तो यहाँ से विसर्जित कर दी ना, तो इसको बोलते हैं विसर्जन नली। क्या बोलते हैं? विसर्जन नली। देखो विसर्जित कर दिया यानी कि निकाल दिया। जैसे कि दुर्गा जी यहाँ पे बैठी हुई हैं, ये दुर्गा जी हैं, मान लीजिए हाथ में त्रिशूल वगैरह लिए हुए हैं, ये दुर्गा जी हैं। हम उनको विसर्जित करते हैं जाके तालाब में, ऐसे तालाब में विसर्जित करते हैं। तो दुर्गा जी जाके तालाब में विसर्जित हो गई, तो हम बोलते हैं कि दुर्गा जी यहाँ से निकल गई, ये विसर्जित हो गई। तो ध्यान से देखना, विसर्जन का मतलब होता है निकलना। तो देखिए यहाँ से वायु निकाल दिया उसने, इसलिए इसको बोलते हैं विसर्जन नली। तो ये विसर्जन नली का ट्रेंड चल रहा था, कांच की नली थी। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सर विलियम क्रोक, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एक प्रयोग कर रहे थे। ध्यान से देखना, ये ऐसे करके उन्होंने 2 एनोड लगाए, इलेक्ट्रोड लगाए। एक का नाम रखा उसने एनोड, जो प्लस वाला है उसका नाम रखा उसने एनोड, और जो ये वाला है इसका नाम रखा उसने क्या? कैथोड। ठीक, अब ये क्या करते हैं, यहाँ पे एक हल्की गैस को डालते हैं, हल्की गैस। ठीक, अब आपने सुना होगा, अभी देखिए भैया समझ में आए तो कोई बात नहीं, ये जो बात है जो मैं बोल रहा हूँ अब, वो यदि समझ में ना आए तो घबराना नहीं है, उसको हम बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा। हल्की गैस क्या होती है? देखिए जो आपके 118 तत्व हैं, आपने सुना होगा 118 तत्वों में से जो 11 तत्व होते हैं वो होते हैं आपके गैस। ठीक, तो जो सबसे हल्की गैस है 2 ही हैं, एक तो आपका हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन गैस, एक है आपकी हीलियम गैस। एक तो हाइड्रोजन गैस, एक हीलियम गैस। देखिए हल्की गैस भरे हुए, तो यहाँ तो होगा यहाँ पे हाइड्रोजन या फिर होगी यहाँ पे हीलियम, 2 में से एक गैस होगी। समझ में आ रहा है? तो इसने हल्की गैस भरी, हल्की गैस भरने के बाद यहाँ से उच्च वोल्टेज लगाया। तो देखिए एक प्लस वाला जा रहा है इस तरफ, माइनस वाला जा रहा है इस तरफ। अब यहाँ पे वायु के कण हैं। अब आपको पता होगा जो परमाणु होता है, परमाणु के अंदर भरे होते हैं प्रोटॉन। थोड़ा सा ऊपर जान लीजिए, फिर आगे इसका डिटेल देखेंगे अपन। और बाहर साइड इसके चक्कर लगाते हैं कौन? इलेक्ट्रॉन। जैसे कि ये है, यहाँ पे चक्कर लगाएंगे इलेक्ट्रॉन, पहले में 2, दूसरे में 18, ऐसे करके कहानी अपन बहुत डिटेल से अपन पढ़ने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा। तो बाहरी कक्षों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के यहाँ पे समझते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, मतलब कि अंदर प्रोटॉन कितना है? 1। नाभिक में प्रोटॉन कितना है? 1। बाहर साइड इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। ठीक, और जो हीलियम है इसका परमाणु क्रमांक होता है 2, अंदर प्रोटॉन होंगे 2, इलेक्ट्रॉन होंगे कितने? 2। तो मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन भरी हुई है, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस भरने के कारण यहाँ से बहुत हाई वोल्टेज का करंट है। तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखिएगा, जो कैथोड तरफ से ये आपका इलेक्ट्रॉन वजनी नहीं होता, हल्का होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है प्रोटॉन की तुलना में हल्का होता है, बहुत ज़्यादा हल्का होता है। तो ये जो आपका प्रोटॉन है, यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन चलना प्रारंभ होंगे। ये जा रहे हैं आपके इलेक्ट्रॉन इस तरफ से, ऐसे करके चलने लगे। तो बीच में पड़ रही क्या? हाइड्रोजन गैस के अणु। तो जो ये हाइड्रोजन गैस का अणु है, इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से आने वाले इस वाले इलेक्ट्रॉन, आपको पता होगा ना, इलेक्ट्रॉन से प्रतिकर्षित होता है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ से निकल के भाग गया, केवल क्या बचा? आपका प्रोटॉन। समझ में आ रहा है? तो जैसे ही आपका निकला, देखिए किसी भी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालना, किसी भी परमाणु की कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालना, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी हम लगा रहे हैं उसमें। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकला तो वो प्रकाश का रूप धारण कर लिया इसने, बहुत तेज़ प्रकाश यहाँ से ये पूरा का पूरा जलने लगा। यहाँ से जितने भी हाइड्रोजन के अणु थे, जितने भी हाइड्रोजन परमाणु के या तत्व के जो जितने भी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन थे, वो निकल के जा रहे थे कहाँ? प्रोटॉन की तरफ। ठीक, और यहाँ पे बचा रहा था केवल क्या? प्लस चार्ज। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो हाइड्रोजन है आपका, वो क्या हो गया? आयनित। अब दिमाग में क्वेश्चन आया, ये कैसे आयनित? देखिए इलेक्ट्रॉन का निकल जाना या इलेक्ट्रॉन आ जाना कहलाता है आपका आयनित होना। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आपके इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो यानी कि ये आयनित हो गया। तो जब आपके देखिए हंस देखना है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए बहुत वोल्टेज लगा रहे हैं, यानी कि यहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा तापमान है। यहाँ का तापमान जो है आपका ताप बहुत ज़्यादा है। जैसे हम देखिए ठोस को ताप देते हैं तो वो बन जाता है आपका द्रव, द्रव को ताप देते हैं तो वो बन जाता है आपका गैस,
और जब हम गैस को भी और ताप दें तो इसके इलेक्ट्रॉन निकल के भागने लगते हैं, और जैसे ही आपके इलेक्ट्रॉन निकल के भागे तो ये वह हो जाती है आपकी गैस के अणु क्या हो जाते हैं, आयनित। ठीक, तो इसी अवस्था को बोलते हैं हम क्या, प्लाज्मा। कहानी समझ में आई? ओके, यानी कि ध्यान से देखना इसमें, जब हम गैस के अणुओं को गर्म करते हैं तो गैस की जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है वो निकल के भाग जाते हैं, वहाँ से अपनी कक्षा से निकल के गए। जैसे ही आपके गए तो जो आपकी गैस है वो आपकी क्या हो जाएगी, आयनित हो जाएगी। तो इसी को बोलते हैं हम क्या, इसी जो अवस्था, ये वाली अवस्था को बोलेंगे हम क्या, इसी को बोलते हैं हम प्लाज्मा। कहानी समझ में आई? कहानी ये समझ में आई, क्योंकि यही सब पेपर ज़्यादा नहीं आता इससे डीप, बस इतनी सी कहानी है। ये कहानी आपको क्लियर हुई। ठीक, ये वैज्ञानिक थे, 1889 की बात है, सर विलियम क्रुक ने किया था इसके बारे में रिसर्च। ठीक, तो कुछ टाइम के बाद ये समझ में आ रहा है, देखिए इसी के थ्रू जो आपका ये अंदर ये है, इससे बनाए, इसके द्वारा हम बना क्या क्या सकते हैं या क्या क्या चीज़ें बनी लास्ट में। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, जैसे कि आपने देखा होगा मरकरी, पुराने ज़माने में चलती थी ये मर्क्यूरी बोलते हैं इसको, मरकरी, इसमें मरकरी भर देते हैं और वो हाई वोल्टेज यहाँ से प्रवाहित करते हैं तो आपका ये जलने लगती है, मरकरी हो गई। आपने ट्यूब लाइट देखी होगी, ट्यूब लाइट, इसी की चीज़ें आधार पर ये बनती है। तो देखिए जो आपका प्लाज्मा स्थिति है या प्लाज्मा कंडीशन है या फिर बोले प्लाज्मा अवस्था है, ये आपके प्राकृतिक रूप में पाई कहाँ जाती है या अधिकतर कहाँ पाई जाती है। देखिए बना सकते हैं बने यहाँ पे, लेकिन ये अधिकतर पाई जाती है, ध्यान से देखना, सूर्य में कहे में ये पाई जाती जो अवस्था, जो ये पाई जाती है वो कहाँ में पाई जाती है, सूर्य में। और सूर्य क्या है, एक तारा, तो ये तारों में पाई जाती है, सूर्य में और तारों में। समझ में आ रहा है? ये अवस्था पाई जाती है वो कहाँ में पाई जाती है, सूर्य में और तारा में। अब आप अपनी भाषा में थोड़ा सा लिख लीजिएगा। आपको देखिए ये सब कहानी नहीं फालतू की करनी है, तो दिमाग में बस इतना रखना है कि जब हम गैस के अणुओं को गर्म करते हैं तो इसके अणु इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कक्षा से अपने बाहर निकल जाते हैं, तो वो हो जाता है आपके गैस के अणु हो जाते हैं क्या, आयनित। उसी जब ये आयनित हो जाए तो इसी को बोलते हैं हम क्या, प्लाज्मा अवस्था। ठीक, कहानी समझ में आई? तो ये पाई कहाँ जाती है, सूर्य में, तारों में। ठीक, अब तो धरती में नहीं पाई जाती भैया ये कंडीशन में। आप थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये तो हो गई आपकी चौथी अवस्था। अब हम पांचवी अवस्था की बात कर लें, क्या हम इसके बारे में लिखवाएं? यदि आपको समझ में आ गया हो तो आप थोड़ा सा अपने शब्दों में लिख लीजिएगा, यदि नहीं आया हो, आपको लग रहा हो कि मेरे को लिखवाना चाहिए, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगली बार से आपको लिखवाता जाऊँगा। धन्यवाद। नहीं धन्यवाद नहीं, आगे पढ़ते हैं अपन, बड़ा हो जा रहा है। ठीक भैया, मिटा लें इसको, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, पीछे करके आप हम इसको मिटा रहे हैं। चलिए पांचवी अवस्था में चलते हैं। ठीक, जो पांचवी अवस्था है इसके ध्यान से देखिएगा, वो है आपकी BEC। अब इसका फुल फॉर्म देखें, ध्यान से देखना, इसका फुल फॉर्म होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। हिंदी देखें अपन तो इसका बोस का बोस ही होगा, आइंस्टीन का आइंस्टीन ही होगा, आइंस्टीन। कंडेंसेट का मतलब होता है संघनी। ठीक, अरे भैया याद करो, संघनन कहाँ होता था, जब हम गैस से बदलते थे काय में, गैस को बदलते थे काय में, सॉरी गैस बदलती थी काय में, गैस में, याद करो पीछे जाके, गैस बदलती थी काय में, द्रव में। ठीक, यानी कुल मिला के संघनित करना, जमाना, उसको कहलाता है आपका संघनी। ठीक, जमाना। अब ध्यान से देखिएगा, आपने देखा होगा कि जैसे आपका पानी रखा हुआ है, सॉरी गैस है, यहाँ पे वाष्प है यहाँ पे, इसको हमने ठंडा किया तो ये बन जाता है आपका द्रव, और ठंडा किया तो ये बन जाएगा आपका क्या, ठोस। तो एक वैज्ञानिक थे, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसके बारे में रिसर्च किया, बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, जिनमें से दो लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बोस मतलब सत्येंद्र नाथ बोस, ये अपने भारत के थे,
अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में तो आप जानते होंगे बहुत अच्छे से, ये आधुनिक महान वैज्ञानिक हैं, और संघनी मतलब होता है जमाना। तो ध्यान से देखना, सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन का इसमें सहयोग है, और भी बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसमें काम किया। तो 2 वैज्ञानिकों के नाम से इसका नाम पड़ गया BEC, यानी कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक, देखिए वाष्प को अपन ठंडा करेंगे बन जाएगा क्या, ताप, या ताप कम कर रहे, ताप कम करेंगे तो बन जाएगा क्या, द्रव, द्रव को कम करेंगे तो क्या बन जाएगा, ठोस, और ठोस को और कम करेंगे मतलब कि इसका ताप को और कम करेंगे भैया, मतलब कि इसका ताप ले जाते हैं अपन 273 डिग्री, -273 डिग्री सेल्सियस। तो इसके बाद एक ये बहुत ज़्यादा इसके अणु जो होते हैं बहुत ज़्यादा पास 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 और ज़्यादा और सिकुड़ जाते हैं ये, तो इसको बोलते हैं अपन, ठीक, ये आपको बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाएंगे तो इसको बोलते हैं हम BEC, यानी कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। समझ में आ रहा है। देखिए यदि आप बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की अवस्था में से इसको आप गर्म करना चालू करेंगे बन जाएगा आपका ठोस। देखिए ताप यदि बढ़ा रहे हैं आप तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था बनेगी आपकी, बदलेगी क्या में, ठोस में। इसका और ताप बढ़ाएंगे तो ये बन जाएगी क्या में, द्रव में। और ताप बढ़ाएंगे तो ये बन जाएगी क्या, वाष्प। ताप कम करेंगे तो बन जाएगी आपकी द्रव, और कम करेंगे बनेगी आपकी ठोस, ठोस को और कम करेंगे बन जाएगी क्या आपकी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। ठीक, अब ध्यान से देखना, एक कहानी और बनती है, यदि हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का तापमान बढ़ाते हैं तो बन जाती है ठोस, इसका तापमान बढ़ाएंगे तो बन जाएगी द्रव, द्रव का तापमान बढ़ाएंगे तो बन जाएगी वाष्प। और सोचिए यदि हम वाष्प यानी कि गैस, और गैस का भी तापमान बढ़ाएंगे ना, दिमाग लगाइए, यदि तापमान बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर, यानी कि जो आपके गैस के अणु हैं वो क्या हो जाएंगे, आयनित। तो इसका क्या बोलते हैं हम, प्लाज्मा। ठीक, आया समझ में। तो ये आपकी देखिए पहली अवस्था ये हो गई आपकी, दूसरी, तीसरी, चौथी आपकी ये हो गई, ये नीचे वाली हो गई आपकी 5वीं। ठीक, और ये जो वैज्ञानिक थे इसमें रिसर्च हो रही थी वो भी इसी में हो रही थी, क्या है बोलते इसको, विसर्जन नली में। तो आप नोट करके लिख लीजिएगा कि जो आपकी ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है ये आपकी 5वीं अवस्था। एक तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका, दूसरा क्वेश्चन बनता है आपका कि इसका जो प्रयोग किया गया था वो पूछा तो नहीं है लेकिन पूछ सकता है इसका क्वेश्चन, जो प्रयोग किया था वो किस में किया था। ये भी आपको विसर्जन नली में प्रयोग किया था। देखिए कैसे, उसने क्या किया, हल्की गैस इसमें भरी, जैसे कि H हाइड्रोजन गैस भरी या फिर हीलियम गैस भरी। भरने के बाद इसका तापमान कम करते गए, तो यहाँ पे जो अणु है एकदम सिमट के जाके चिपक गए। समझ में आ रहा है, एक जगह जाके सिमट गए, ऐसे जाके सिमट गए, पूरे के जाके चिपक गए ऐसे। क्या कर रहे हैं हम, कम ताप कहाँ तक ले गए, -273 डिग्री सेल्सियस। तो ये जाके इकट्ठा हो जाते, जम जाते हैं, इसी को बोलते हैं हम क्या, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। ठीक, देखिए ज़्यादा क्वेश्चन दिमाग में नहीं रखिएगा कि क्या आता है इसमें से क्या है। देखिए इसमें क्या होता क्या है इसके बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। यही कहानी है जो हम बोल रहे हैं। क्वेश्चन कैसे बनता है आपका, इसमें क्वेश्चन बनता है आपका कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो अवस्था है आपकी कौन सी है, तो 5वीं है, या 5वीं अवस्था कौन सी है, तो BEC है। ठीक, इसका प्रयोग किस में किया गया, तो आपका विसर्जन नली में किया गया। किस में, विसर्जन नली। ठीक, और इसको 273 डिग्री सेल्सियस ताप तक ले गया। अच्छा, इससे कम ताप होता है क्या, देखिए ज़्यादा की लिमिट नहीं है लेकिन कम की लिमिट है। ये कम से कम हम तापमान कर सकते कितना, 273 डिग्री सेल्सियस। इससे ज़्यादा कम तापमान नहीं कर सकते हम। तो इसी ताप को हम बोलते हैं परम शून्य ताप। ठीक, इसको बोलते हैं परम शून्य ताप। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आपको यदि थोड़ा सा लग रहा हो कि मेरे को लिखना चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं लिखना प्रारंभ कर दूंगा, शुरू कर दूंगा। चालू करते हैं अपन आगे और समझते। ठीक, देखिए भैया आपको यदि मज़ा आ रहा हो
मैं आपको बता दूं कि अभी रात में 2 बज रहे हैं और मैं अकेला हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो यदि आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों में शेयर कर दीजिए, पढ़ने वाले लोगों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक, तो अब अपन चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। अपन थे, याद करो, अपन शुरुआत में भौतिक अवस्था तो पढ़ चुके हैं, जो भौतिक अवस्थाएं थी। अब चलते हैं रासायनिक अवस्थाओं की ओर। तो रासायनिक अवस्था में जो पहला था, याद करो, उसमें कौन था पहला? जो रासायनिक अवस्था थी, तो क्या था पहला? एक तो था शुद्ध पदार्थ, एक था मिश्रण। ठीक, देखिए शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? जो मिक्स करके बने हो उसको बोलते हैं हम शुद्ध पदार्थ। ठीक, जैसे कि देखिए, जो पानी का अणु है उसका फॉर्मूला होता है H2O, इसमें और इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। यदि है तो वो आपका जल नहीं है, वो फिर मतलब खिचड़ी हो गई। समझ में आ रहा है? तो आपका ये पानी का एक अणु है, तो ये आपका शुद्ध है। जैसे कि आपका हो गया नाइट्रोजन, तो ये N2 के फॉर्म में मिलता है आपका, तो जो आपका N2 है वो भी एक शुद्ध है। ठीक, इसमें और दूसरी नाइट्रोजन गैस में और दूसरी कोई खिचड़ी नहीं है। ऑक्सीजन गैस है तो उसमें लिखेंगे, उसको लिखेंगे अपन O2। इसमें और इस कोई भी खिचड़ी नहीं है, जैसे कि अपन लिखें CO2। इसमें और कोई खिचड़ी हो मिल जाए मतलब कि वो आपका शुद्ध पदार्थ नहीं है। समझ में आ रहा है? तो जो पदार्थ है आपका, देखिए ये पदार्थ हैं आपके, है कि नहीं? तो अपन कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से देखना। हम बात करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, जो शुद्ध पदार्थ होते हैं वो होते कितने प्रकार के हैं। तो आपने पढ़ा था, ध्यान से देखना, पहला पढ़ा था अपने तत्व, याद करो। तो पहला अपन तत्व, इसकी परिभाषा में देखिएगा आप क्या लिखेंगे, क्या इसमें। तो पहले हम लिखवा दें या फिर आप बोल दें तो लिख लेंगे। चलिए हम इसको लिख देते हैं। ठीक, तो इसमें होता है, ध्यान से देखना, तत्व होता क्या है। तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से तत्व का निर्माण होता है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से तत्वों का निर्माण होता है। अब दिमाग में क्वेश्चन आया कैसे, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे कि अपन बात करें, आपका हाइड्रोजन है, ये ऐसे नहीं पाया जाता स्वतंत्र अवस्था में। पता है क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जो हाइड्रोजन होता है इसकी बाहरी कक्षाओं में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये कैसे, हमको पता चला कि 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, है ना? तो ये कहानी अपन जानेंगे थोड़ा सा आगे। इसको आप अभी सस्पेंस बनाए रखिए दिमाग में, और कोई घबराने की बात नहीं है। अपन बने रहे तो फिर आपसे पूरी केमिस्ट्री बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली है। ध्यान से देखिएगा। जैसे हाइड्रोजन है वो आपका सिंगल नहीं पाया जाता, वो H2 के फॉर्म में पाया जाता है। और जैसे ऑक्सीजन है आपका सिंगल नहीं पाया जाएगा, आपका ये O2 के फॉर्म में पाया जाएगा, जो ऑक्सीजन है। देखिए, यदि O बस है तो ये ऑक्सीजन है, यदि O2 है तो ये ऑक्सीजन गैस है। समझ में आ रहा है? तो जो आपके तत्व हैं, देखिए एक ही प्रकार के हैं ना, यहाँ पे O2 है, एक ही प्रकार का Cl2 है, क्लोरीन, तो ये आपका क्लोरीन गैस है, Cl2 के फॉर्म में पाई जाती है। N2, ठीक, नाइट्रोजन गैस। ठीक, देखो क्या होता है भैया, जो हाइड्रोजन है आपका, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, यानी कि अंदर सारे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने, सॉरी 1, बाहर इलेक्ट्रॉन कितना है 1, होना कितने चाहिए 2। तो एक और हाइड्रोजन का अणु आया, बोले एक काम कर, अपन साझा कर लेते हैं, ये दोनों साझा कर लेते हैं। तो क्या होता है, ये इकट्ठा हो गया, एक इसका प्लस, एक इसका प्लस, और यहाँ पे हो गया कितने बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। हाइड्रोजन को अपनी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन रखना होता है कितने, 2। देखिए, जैसे ही ये हाइड्रोजन है आपका, इसने अपना इलेक्ट्रॉन रखा है, इस वाले हाइड्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखा है। अब ये साझा कर लिया इनने, मतलब ये बोलता है मेरे भी 2 हैं, ये बोलता है मेरे भी 2 हैं, बस साझेदारी की, एक दूसरे से समझौता किया, बोले कि जो बीच वाले हैं तेरे भी है मेरे भी है, मतलब बाहरी कक्षा में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2। तो 2 में शांत हो जाते हैं। जो हाइड्रोजन होता है ये 2 में शांत हो जाता है। हीलियम भी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रखता है। बाकी जितने भी तत्व हैं सब बाहरी कक्षा में रखना पसंद करते हैं, कितने, 8, ऑक्टेट नियम लगता है उनमें सब में। ठीक, तो ये कहानी अपन जानेंगे बाद में कि ये होता कैसे है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक ही, देखिए एक ही प्रकार के परमाणु हैं, एक ही परमाणुओं से मिलकर तत्व का निर्माण होता है। किसका? एक ही परमाणुओं से तत्व का निर्माण होता है, या एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर तत्व का निर्माण होता है। इसकी ये आपका तत्व की परिभाषा हो गई। तो कहानी समझ में आ चुकी होगी। अब देखते हैं अपन यौगिक क्या होता है, यौगिक। ठीक,
तो आज अपन रखते हैं यौगिकता की, कल इसके बाद आगे अपन और डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक। तो ध्यान से देखिएगा यौगिक होता क्या है। देखिए यौगिक क्या है, इसके पहले वाला वीडियो यदि आपको ये समझ में कुछ डाउट हो रहे हैं तो इसके पहले वाले वीडियो से शुरुआत करिए। देखिए शुरू से ही शुरुआत करिएगा, क्योंकि जो विज्ञान होती है वो क्रमबद्ध ज्ञान होती है, मतलब लगातार ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो आप शुरू से देखिएगा, आपको थोड़ा सा मज़ा आएगा ज़्यादा। तो देखिए यौगिक क्या होता है, यौगिक होता है दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्वों की निश्चित अनुपात से यौगिक का निर्माण होता है। यौगिक का निर्माण होता है। अब दिमाग में क्वेश्चन आया कैसे, ठीक। देखिए तत्व होते क्या हैं, देखिए आपका जो 118 तत्व है ना सारणी में, वो सब तत्व ही तो है मेरे भैया। अब हम बात करें, ध्यान से देखिएगा, यौगिक जो होता है वो दो या दो से अधिक तत्वों से के एक निश्चित अनुपात में यौगिक का निर्माण होता है। देखना कैसे, जैसे कि हम बात करें, आपने सुना होगा जो पानी है, जल होता है, जल इसका सूत्र होता है जल का H2O। इसका मतलब क्या है भैया, इसमें जो हाइड्रोजन के अणु कितने हैं, 2, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का अणु कितना है, 1, ठीक। अणुओं की बात करें अपन यहाँ पे, तो इसका अनुपात कैसे बना, 2:1 का। मतलब कि जब भी आपको जल बनाना होगा तो हाइड्रोजन के अणु लेने होंगे कितने, 2, ऑक्सीजन का अणु लेना होगा कितना, 1। ये निश्चित अनुपात हो गया। अब दिमाग में क्वेश्चन आया, चलो मैं ऐसे नहीं बना सकता था क्या इसको, H2O2। अरे नहीं भैया, यह हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ठीक। ये नहीं आपका जल का अणु। ध्यान से देखना, ये आपका यहाँ तो 2 अनुपात बना, 2:2, मतलब कि 1:1। समझ में आ रहा है, ये 2:2, 2:2, यानी कि 1:1। तो अनुपात बना आपका 1:1, मतलब समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो आपके अणु हैं वो आपके एक ही, ध्यान से देखना, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना है ना आपका, और इसमें एक निश्चित अनुपात है, तो इसको बोलते हैं अपन यौगिक। जैसे कि अपन और बात करें, आपने देखा होगा जो ग्लूकोज होता है इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक। फिर ये ATP में कन्वर्ट होता है, ATP में, और फिर ये हमारे शरीर में ऊर्जा का रूप धारण करता है। देखिए ATP जैसे बना ना ग्लूकोज आपका ATP में टूटा, वही आपका ऊर्जा है। तो ये शरीर में चलता है ना आपका ऊर्जा, अपने साइंस में पढ़ा होगा, साइंस में कि बायो में पढ़ा होगा इसको। तो देखिए आपका जो कार्बन के अणु हैं वो कितने हैं, 6 अनुपात है। जो हाइड्रोजन के अणु है वो कितने हैं, 12 अनुपात है। जो ऑक्सीजन का अणु कितने हैं वो कितना होना चाहिए, 6। मतलब समझ रहे, इसका मतलब ये है, यदि हम इसको और छोटा करें तो ये बनेगा 1, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6। यानी कि जब हम ग्लूकोज का अणु बनाएंगे तो इसमें कार्बन हो लेना पड़ेगा, कार्बन के अणु कितना, 1, हाइड्रोजन कितने, 2 और ऑक्सीजन कितना, 1। सॉरी, इसका अनुपात ये बनेगा। यानी कि कुल मिला के यहाँ पे आपको जो कार्बन है 6 लेने पड़ेंगे, हाइड्रोजन कितने, 12, और जो ऑक्सीजन है वो कितने लेने पड़ेंगे, कितने, 6, ठीक। मतलब कि ध्यान से देखना, यहाँ पे 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर एक जो 2 या 2 से अधिक तत्व लिए हमने, उनको एक निश्चित अनुपात में मिलाया। मिलाने के बाद ध्यान से देखना, जो बनता है उसको बोलते हैं हम क्या, यौगिक, ठीक। अच्छा एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, ये नोट करके लिख लीजिएगा, हम इसको यहाँ से हटा लें क्या, तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर फ़ोटो की लिख लीजिए आप इसको, वीडियो को रोक के। तो एक लाइन हम लिखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो चलो हम ऊपर लिख देते हैं इसको, ठीक। 2:1 लिखा हुआ था। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे हम बात कर लें, ये तो हुई अणुओं की संख्या का अनुपात। यदि हम बात करें, ध्यान से देखना, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के भार का अनुपात यदि हम देखें तो हाइड्रोजन का जो भार होता है वो कितना होता है, 1। तो 1 हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन कितना, 2। 1 ऑक्सीजन का जो भार होता है वो कितना होता है, 16, ठीक। 1 ऑक्सीजन के अणु का जो भार होता है, सॉरी परमाणु का जो भार होता है वो कितना होता है, 16। यदि हम इसको और छोटा करें तो ये बनेगा आपका 1:, कितना, 8। घबराना नहीं, एक निश्चित अनुपात है ना यहाँ पे, चाहे किसी भी चीज़ का हो, एक निश्चित अनुपात होना बहुत ज़रूरी है।
ये एक निश्चित अनुपात है, तो वो कहलाता है आपका यौगिक। लेकिन कहीं कहीं हम फंस जाते हैं, जैसे कि ध्यान से देखिएगा, जो आपका कार्बन होता है, सॉरी क्या नाम है इसका, कांसा होता है, आपने देखा होगा कांसा, इसको आप नोट कर लीजिएगा भैया, और ये आपको नोट करना है यौगिक में, ठीक। जो आपका कांसा होता है, कांसा वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। जो कांसा होता है, कांसा वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो बना होता है कॉपर, समझ में आ रहा है, यानी कि Cu, और दूसरा बना होता है ये किससे, टिन से, यानी कि Zn, ठीक। अब देखिए इनका जो अनुपात होता है वो अनुपात नहीं, सॉरी परसेंटेज, देखिए आपको कॉपर मिलाना पड़ेगा कितना, 70%, और जो आपका टिन है वो मिलाना पड़ेगा कितना, आपका 30%। इन दोनों को मिलाया तो आपको बन जाता है क्या, कांसा, ठीक। अब दिमाग लगाइए, क्या कांसा का कभी आपने फार्मूला देखा? अब ये नहीं बोल देना भैया ये फार्मूला ही तो है। अरे मेरे भैया, जो कांसा होता है, कांसा का कोई फार्मूला नहीं होता कि जैसे अब H2O2 है, CO2 है, NH3 है, NH4, समझ में आ रहा है, ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता। और यदि फार्मूला नहीं है तो आपका यौगिक नहीं होता, तो ये आपका यौगिक नहीं है, ये मिश्र है, मिश्रण है, इसीलिए तो इसको बोलते हैं मिश्र धातु। समझ में आ रहा है, यानी कि एक निश्चित अनुपात होना चाहिए उस ये तो ये देखिए, आप चाहें कि हम बोलते कि यहाँ तो अनुपात बन रहा भैया 7:1 का, सॉरी 3 का, देखिए इसको यदि अनुपात में बनाएंगे, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 7:3, अनुपात तो बन रहा है ना भैया, नहीं। तो भैया एक चीज़ और नोट करिएगा, यौगिक में तो हम इसको नीचे लिख देते हैं भैया, ध्यान से देखना, इसको नोट करके लिख लीजिएगा, इसको अपन हटा देते हैं यहाँ से, ठीक। तो देखिएगा इसमें आप नोट करके लिखिएगा, यानी कि जिसका सूत्र हो, यह सूत्र बना सकें या फिर हो, वही कहलाता है आपका क्या, यौगिक, ठीक। उदाहरण आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे आपने लिखा था इसमें H2O, ये फार्मूला आपका बन रहा है, तो आपका क्या है, यौगिक है। जैसे कि आपका CO2, ये भी आपका यौगिक है। जैसे कि ये NH3, ये भी आपका यौगिक है। अब इसको बोलते क्या है, ये कहानी हम आगे पढ़ेंगे, अपन चीज़ों को हम बहुत डीपली सीखने वाले हैं। और यदि आपको इसमें मज़ा आ रहा हो, आपके अंदर जिज्ञासा जग रही हो पढ़ने की, तो हमको लगेगा कि हमारा जो पढ़ाना है वो सफल हुआ, ठीक। ये कहानी आपको समझ में आ चुकी होगी, तो क्या दोहराएं, आप पीछे करके वीडियो एक बार और देख लीजिएगा यदि आपको समझ में ना आए तो। वैसे तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। तो आज अपन यहीं तक पढ़ते हैं और कहानी को रोकते हैं। धन्यवाद।